नाथ बोलती है कि 2014 से मिली है आजादी। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। 56 इंच का सीना बना 56 इंच का बंदर, सांसद की आवाज। कि मोदी का ये कहना कि मेरा सीना 56 इंच का है, यहाँ कोई बात असर नहीं करती। वो तो पाकिस्तान के लिए कहा था ना उन्होंने। ये कहा कि सारे वीडियोस जो है पुलिस संभाल के रखेगी, मैं वो देखूंगा सारे वीडियोस। तो ये एक अच्छा चीज इसमें हुई है। आपसे एक आखिरी सवाल कि ये जो अभी बीजेपी सरकार है, जो अभी एकदम डामाडोल दिख रही है, ये कब तक के मतलब पावर में रहेगी? We took the time to improve, upgrade, and meet every required standard. Cleaner, safer, better than before. Today we welcome you back with the same authentic flavors you love. Shalimar is now open. So viewers, very warm welcome to our podcast. इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में है बॉम्बे प्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट शराफत खान। बात करेंगे मोदी सरकार की। मोदी सरकार रहेगी या जाएगी? रुपया जो है गिरते जा रहा है, डॉलर उरूज पे है, पेट्रोल के दाम 111 रुपए हो चुके हैं। जो लोग मोदी मोदी कहा करते थे, आज वो सोशल मीडिया पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जेनजी लोग ने मोदी की सरकार को झुका दिया। हमारे साथ में बात करेंगे। आपके लिए पहला सवाल, मोदी सरकार रहेगी या जाएगी? दिल्ली का जो जंतर मंतर है और जेनजी का जो छात्रों का आंदोलन हुआ, अगर ये कहा जाए कि उसने हुकूमत की, सरकार की चूल्हे हिला दी तो कोई गलत ना होगा। मैं ये समझता हूं कि जेनजी ने सरकार को, मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया है कि आज ये हालत है कि मोदी और शाह को रात भर नींद नहीं आती। तो इस तरह के हालात में ये कहा जा सकता है कि सरकार घबराई हुई है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि बहुत से लोग जो खुद बीजेपी के हैं, अगर मैं फर्स्ट लाइन छोड़ दूं, जैसे कि राजनाथ सिंह है, परेश रावल, ये तुम्हारे अमित शाह हैं, और जो दूसरे 3-4 लोग हैं, उनको छोड़ के, फर्स्ट लाइन को छोड़ के अगर हम बात करें तो अंदर ही अंदर बीजेपी में भी ऐसी खिचड़ी पक रही है कि कब वो लोग बीजेपी छोड़ दें और दोबारा कांग्रेस का हाथ पकड़ ले। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो बीजेपी में गए हैं वो सिर्फ डर के मारे गए हैं। कुछ ईडी के डर से गए हैं और कुछ ऐसे डर से गए हैं जो वो जानते थे कि इन मामलों में हमें जेल जाना पड़ सकता है। अब अशोक चौहान जैसे लोग और शुभेंदु अधिकारी जो आज कलकत्ता के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, वजीर आला बने हुए हैं, वो खुद कांग्रेस में थे। और असम के चीफ मिनिस्टर वो भी कांग्रेस में थे। इन सब की बोली बदल गई बीजेपी में जाने के बाद। बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने अपना रंग बदला, क्योंकि बीजेपी की तरह उन्हें बात करनी थी और उसी तरह की पॉलिसी अपनानी थी। हिंदू मुस्लिम मारकाट, दंगा कराना, झगड़े कराना, ये एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उसे घर में लाया जाए तो घर में भी झगड़े करा दे, घर में भी लड़ाइयां करवा दे। तो वो तो एक तरह की मतलब जैसे कि देश नहीं चल रहा है तो लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दो, इसको कहते हैं कि डाइवर्जन करना पॉलिटिक्स के अंदर। डाइवर्जन ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं डिवाइड करना। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो बीजेपी में चले गए उनका वापिस आना संभव है, तो क्या राहुल गांधी एक्सेप्ट करेंगे इनको? राहुल गांधी तो तैयार बैठे हैं सरकार वाले का, वो खुद ही जानते हैं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। तो ऐसे गद्दारों को मतलब लेना ठीक होगा, उचित होगा? जहां तक राहुल गांधी ने कहा, उनका ये स्टेटमेंट है कि देखिए, लोग डर के मारे गए हैं, अगर वो वापस आते हैं, वो दिल से कांग्रेसी हैं,
वो दिल से भाजपा ही नहीं है, वो दिल से बीजेपी के लोग नहीं है, वो दिल से कांग्रेसी हैं। लेकिन उनकी मजबूरी रही कि उनको जाना पड़ा और बीजेपी के दामन थामना पड़ा और उस पार्टी की रुकनीत लेनी पड़ी। तो ये हालात हैं। तो बीजेपी में जो लोग भी गए हैं कांग्रेस छोड़ के, और वो वापस आएंगे तो राहुल गांधी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, जरूर लेंगे उनको वापस अपनी पार्टी में, अपनी कांग्रेस पार्टी में। दूसरा सवाल है मेरा कि 56 इंच का सीना बना 56 इंच का बंदर, सांसद की आवाज। सांसद में देखा गया कि सब लोग है ना एक सॉफ्ट टॉय बंदर का लेके प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, और कुछ लोग है ना चाय बिस्किट खा रहे थे, तो अमित शाह का स्टेटमेंट आया कि ब्रेकफास्ट को ही सांसद के बाहर किया जाता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक कांग्रेस को बताना था और लोगों के सामने उसको आना था कि मैं एक निडर पार्टी हूं, हम एक निडर लोग हैं जो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं और उनको टक्कर दे सकते हैं। यही वजह थी। आपको याद होगा कि मोदी का ये कहना कि मेरा सीना 56 इंच का है, यहाँ कोई बात असर नहीं करती। वो तो पाकिस्तान के लिए कहा था ना उन्होंने, चाहे जिसके लिए कहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो कांग्रेस को डराने की बात थी। अच्छा, इनडायरेक्टली बात ये थी कि देखो, खामोश रहो, हमारे खिलाफ कुछ आंदोलन मत करना, हमारे खिलाफ हमारी पॉलिसी को मत छेड़ना, जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप देखिए 12-13 साल का जो इतिहास है अभी सरकार का, उसमें क्या है? आपने कभी देखा कि किसी भी मिनिस्टर ने, किसी भी पद अधिकारी ने इस्तीफा दिया? मैं समझता हूं धर्मेंद्र प्रधान का, जो तुम्हारे शिक्षा मंत्री थे, ये पहला इस्तीफा है जो उन्होंने दिया, और वहीं से वो भी मजबूरी में दिया उन्होंने। वो मजबूरी का सवाल ये था क्योंकि जेल से सामने थी। वो किसी भी बात पर, इससे कम बात पर, प्रधान के इस्तीफे से कम पर राजी नहीं थी, वो तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि हम इस्तीफा लेके रहेंगे, और वाकई उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि देखो, हम हैं, जो हमने करा, जो हमने किया, वो किसी ने नहीं किया। तो इसमें आप जैसे कि राहुल गांधी ने इंटरवेंशन कर दिया जिस दिन पार्लियामेंट मार्च था, और अभिजीत दीपके जो है वहां से निकल गए, तो इसमें मतलब आप राहुल गांधी को क्रेडिट देंगे कि अभिजीत दीपके को क्रेडिट देंगे? क्रेडिट देखिए, दोनों को देना पड़ेगा। एक तरफ तो जनता लड़ रही थी, जनता का मत, मैं जनता के मायने में इस्तेमाल कर रहा हूँ छात्रों को, यानी छात्र लड़ रहे थे, जेनजी लड़ रही थी, और उनका सपोर्ट जरूरी था पॉलिटिकल भी, क्योंकि पीछे से उनके पीठ पर हाथ रखता, कहता कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। और ये काम राहुल गांधी ने कर दिखाया, और ये कामयाब भी हुए। वो बहुत सारे नेता है, राहुल गांधी बहुत बाद में आए, उद्धव ठाकरे भी गए थे यहाँ से, बहुत सारे नेता गए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतना लेट क्यों, 30 दिन बाद क्यों? 30 दिन की वजह यह थी कि राहुल गांधी अब कोई बचकाने लीडर नहीं रहे, उन्हें पप्पू कहा गया और दुनिया भर के उनको बचकाने लफ्जों से या लकब से याद किया गया। उन्होंने बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि कहने दो, मेरा भी वक्त आएगा, और वक्त आया। अब ये समझ लीजिए आप कि अगर 30 दिन से पहले, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, 30 दिन से पहले अगर राहुल गांधी जंतर मंतर चले जाते, तो बीजेपी ये कहती कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, जंतर मंतर के साथ हमारे खिलाफ इसलिए है कि कांग्रेस इनके पीछे है। तो ये 30 दिन की जो देरी थी, इसकी वजह ये थी कि कोई ये ना समझे कि कांग्रेस इसके पीछे है, और असल में कांग्रेस इस आंदोलन के पीछे थी भी नहीं, ये तो छात्रों का आंदोलन था, और पूरे इंडिया में हुआ ये। बीजेपी, अच्छा अगला सवाल, बीजेपी की कांग्रेस को बदनाम करने की बड़ी कोशिश क्या है? बीजेपी की कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश यह है कि अब 15 अगस्त कल खत्म हुआ, कल का दिन था, 15 अगस्त का दिन था, जिस दिन देश आजाद हुआ। तो जैसे ही आज 16 अगस्त की शुरुआत हुई, तो सुबह से ही बीजेपी के कई लीडर हाथ धोकर कांग्रेस के पीछे पड़ गए, के तिरंगे का अपमान किया और वंदे मातरम का अपमान किया। जबकि कांग्रेस के दफ्तर में खड़गे ने झंडा बंधन किया, जिसके साथ में, उनके साथ में सोनिया गांधी भी खड़ी थी, साथ में थी, और पूरी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोग कांग्रेस के दफ्तर में जमा थे। तो अपमान कहां से हो गया वंदे मातरम का? तो आप देखिए आज सुबह से जो भी
लीडर हैं, किरण रिजिजू है और बहुत सारे लीडर सिर्फ कांग्रेस को बदनाम इसी नाम पर कर रहे हैं कि वंदे मातरम को ये पसंद नहीं करती, वंदे मातरम से कांग्रेस को दिक्कत है, कांग्रेस नहीं चाहती कि वंदे मातरम आए। वंदे मातरम कांग्रेस चाहती है, नहीं चाहती, बहुत से लोग नहीं चाहते, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। वंदे मातरम तो कांग्रेस ने ही जाती है ना, उनकी उनकी उन्होंने जब आजादी दिलाई, जब नेहरू ये बने। नहीं, नेशनल एंथम क्या था? हाँ, जनगण मन। हाँ, आप जानते हैं, जनगण हम मन, जानते हैं, सभी जानते हैं कि राष्ट्रगान क्या था। वो तो जनगण मन था, अधिनायक जय, जी जी, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में ये अचानक वंदे मातरम का शोषा क्यों उठा? ये सिर्फ आरएसएस लॉबी की बात थी, वो लाना चाहते थे। और ये अच्छा, बहुत सी जगह पे बीजेपी का झंडा लहरा दिया ये लोग ने तिरंगे की जगह, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ये उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम वीडियोस दिखाते हैं आपको, वीडियोस देखिए, ठीक है, वीडियोस देखिए। तो कई जगहों पर तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा लहरा दिया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है और कहा है कि अपमान झंडे का या वंदे मातरम का हमने नहीं किया, बीजेपी ने किया है। पहले उन्होंने बेंगलोर में, सॉरी, कई जगह, 2 जगह है वो, एक में पहले उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में अपना झंडा लहराया और उसके बाद में तिरंगा लहराया, और दोनों जगह ऐसे ही हुआ, पहले बीजेपी का झंडा। तो बीजेपी का झंडा तिरंगे से तो बड़ा झंडा नहीं है इस देश का, इस देश का तो झंडा ही तिरंगा है, जो सभी जानते हैं। तो सवाल है, अपमान किसने किया, बेइज्जती किसने की झंडे की? बेइज्जती तो बीजेपी ने की और इल्जाम इनके सर रख दिया कि उन्होंने बेइज्जती की है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जेनजी से डरा मोदी और जनता के दिल से उड़ा मोदी का डर, इस पे आप क्या कहेंगे? अब ये देखिए, आप जेनजी को तो अगर हम एक तरफ रखें तब तो अल्फा भी सामने आ रही है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे सामने आ रहे हैं, वो इनको ही देख के ना, जेनजी को, हाँ, जेनजी को देख के आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी हिम्मत पैदा हुई, डर निकला। आपके सवाल का यही जवाब है कि उनका डर निकला, उनका ही डर नहीं निकला, बल्कि सारे पूरी जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता का डर निकल गया। जो लोग डरते थे कि मोदी और शाह जाने क्या करेंगे, जाने किस जेल में डाल देंगे, एक लफ्ज कोई नहीं कह सकता था, आज उन्हें बंदर बताया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, और तो ये डर निकलने की बात है। केस भी वापस लेना पड़ रहा है, केस भी पूरे वापस हो रहे हैं छात्रों के, ये एक अच्छी बात है। ये तो होना ही था। फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी में जो ये कहा गया है, तो आर्टिकल 21 से लेके आर्टिकल 25 के अंदर, तो मतलब इसका एक अच्छा रिजल्ट हमको ये आंदोलन में देखने को मिला। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है, उसमें कुछ लोग आते हैं, उत्पात मचाते हैं, पुलिसों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या कुछ भी करके वो लोग जो है प्रोटेस्ट को, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट के अंदर ऐसा नहीं हुआ। इसमें खास रोल निभाया मोबाइल ने, क्योंकि मोबाइल वीडियोस, अदालत ने भी ये कहा कि सारे वीडियोस जो है पुलिस संभाल के रखेगी, मैं वो देखूंगा सारे वीडियोस। तो ये एक अच्छा चीज इसमें हुई है। आपसे एक आखिरी सवाल कि ये जो अभी बीजेपी सरकार है, जो अभी एकदम डामाडोल दिख रही है, ये कब तक के मतलब पावर में रहेगी? देखिए, जहां तक पावर का सवाल है कि कब भैंस चली जाए पानी में, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। बीजेपी के अंदर की जो नेक्स्ट लाइन है या थर्ड लाइन है लीडर्स की, वो इस बात का इंतजार कर रही थी। और अब आप देखिए ना कि जब राहुल गांधी ये कह रहा है साफ साफ कि मुझे तो पीएमओ दफ्तर से सब इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझे तो बीजेपी के लोग ही खबरें दे रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो जब ये हालात पैदा हो जाए तो समझ लो कि उस सरकार का डूबना तय है। कंगना रनौत बोलती है कि 2014 से मिली है आजादी, उससे पहले हम गुलाम थे। तो मतलब समझ में नहीं आता है कि एक्ट्रेस है वो, और इस तरीके, और एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस तरीके की जाहिलाना बातें तो वो क्यों करती है? मतलब क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, कंगना रनौत को खास तौर से लाया गया है। हाँ। मंडी से वो सांसद है। अच्छा। हाँ, हाँ। लद्दाख मंडी। तो ये समझ लीजिए कि इससे पहले कौन थे, याद है आपको? नहीं, बताइए। जो ये वीरानी। हाँ, हाँ। तो वीरानी जो
राजनीति ये, हाँ, इसने क्या कुछ नहीं किया। इसने सारे इतने खिलाफ बयान दिए उस वक्त आने के बाद, और इतनी टॉप पर आ गई कि कोई उसके सामने चू नहीं कर सकता था। यहां तक कि उसने चुनाव भी जीत लिया, इलेक्शन भी जीती। किसके खिलाफ जीती? राहुल गांधी की। तो सवाल इसी बात का है कि जब उसे साइडलाइन कर दिया गया, आज आपको नजर आती है कहीं वो? आज कहीं नजर नहीं आती है आपको कि जब तक नहीं, क्योंकि जेनजी लोग ने उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर दिए थे तो वो भी डर गई थी। फिर उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि ये मेरा वीडियो जेनजी के लिए नहीं था, मीडिया के लिए था। कंगना रनावत की बात हाँ, कर रहे हैं। जी। देखिए, कंगना रनावत का जहां तक सवाल है, वो जो बोलती है उसको कोई सीरियसली नहीं लेता, यानी गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ इसलिए नहीं लेता कि उसकी हैसियत सिर्फ बोलने के लिए है, ना कि कुछ करने के लिए। करना सिर्फ दो लोगों को होता है बीजेपी में, सरकार में सिर्फ दो लोग टॉप पर हैं, एक खुद मोदी और दूसरे अमित शाह, तीसरा नाम कोई है नहीं। उन्होंने जो कह दिया वो सरकार में चलती बात है और वही मानी जाती है और वही पॉलिसी लागू होती है। आपने बताया नहीं कब तक टिकेगी सरकार। मैंने कहा ना कि वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, कह नहीं सकते कि कब ये और सरकार चली जाए, और जाना तो तय है। अगर सरकार नहीं भी जाती तो एक मामला जरूर सामने आएगा, अमित शाह चले जाएंगे और अब तक इनके कार्यकाल में, 13 साल के कार्यकाल में कितने स्कूल्स बंद हुए? बहुत सारे, 72,000। अब आप एक देख लीजिए ना दिल्ली की हालत। जब आप पार्टी का राज था, जब वो पावर में आई दिल्ली में, दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ, तो कितने नए नए स्कूल और कितने अच्छा उन्होंने काम किया, कितने हॉस्पिटल अच्छे बन गए और कितने लोगों को मुफ्त दवा मिलने लगी। 10 रुपए में सारी बीमारियों का इलाज होता था, 10 रुपए में। आज वही हालत है, वही स्कूल है जो खस्ता हाल है। उसके लिए भी जेनजी ने अब अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि हम इन स्कूलों की हालत इंस्पेक्शन चालू करेंगे, और उन्होंने इंस्पेक्शन शुरू किया औरंगाबाद से, जो कि दीप्ति की जन्म स्थान है। और कितने मिलियनर्स लोग छोड़ चुके हैं ये देश मोदी के आने के बाद, हर साल, क्योंकि हमको आंकड़े मिलते हैं 6,000 लोग, कई हजार इस तरीके से मिलियनर्स लोग अगर देश छोड़ेंगे तो देश का क्या होएगा फिलहाल? लोग समझते हैं ना, यहाँ पर ये टैक्स दो, वो टैक्स दो, दुनिया भर की चीजें, इतने टैक्स लगा दिए गए हैं। जबकि सबसे बड़ा टैक्स आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा टैक्स क्या इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा जब आप ये टैक्स भरेंगे, जो एक ही टैक्स है। तो वो टैक्स भरने के बाद भी आदमी खुश नहीं है। अगर आप 100 रुपए कमाते, कोई मिलीनियर अगर 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 80 रुपए टैक्स में चले जाते हैं। उसको मिलते हैं कितने? 20 रुपए। 100 रुपए की मिसाल दे रहा हूँ मैं। जी। ये तो करोड़ों में और अरबों रुपए की बात उसमें है। तो सवाल ये बात का है कि तब जब आप ऐसे खाल खींच लोगे, ऐसे लूट लोगे किसी भी सरमायादार को, पैसे वाले को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, या बहुत बड़े कारोबारी को, या बहुत बड़ी कंपनियों को, तो होगा क्या? तो लोग जाएंगे ही ना। जी, तो ये थे शराफत खान, जिन्होंने करंट इश्यूज, करंट मुद्दे और करंट सरकार को लेकर बहुत ही अच्छा दिया हमको जवाब। थैंक यू।